नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट पेपर 2 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट पेपर 2 में सीडीपी से 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप लोग अच्छे से देखिए कैसे कैसे प्रश्न सीटेट एग्जाम में सीडीपी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, या विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, या मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, या सोपानीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत या इसे समीप्यता विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत दोस्तों यह बताता है कि वृद्धि और विकास निकट से दूर की ओर का क्रम का अनुसरण करता है। निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार दोस्तों, पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना और नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है दोस्तों कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो देखिए दोस्तों, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समूह की अनुरूपता का। यदि आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अर्थात आप अपने आप को उस समूह में समायोजित करने के लिए समूह के नियमों, विधियों, मूल्यों इन सब को आत्मसात करते हैं और उस समूह के अनुरूप अपना सामाजिकरण करते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में
CDP के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम के, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर संचालित की जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन है 12 से 18 महीने, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 24। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिलब्ध या IQ की अवधारणा दी गई थी गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न के द्वारा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न और कुहलमान ने सन 1912 में मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्ध या संक्षेप में IQ के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया था। ठीक है, लेकिन IQ का प्रयोग सन 1916 में टर्मैन के द्वारा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के प्रकाशन के बाद ही प्रचलित हो पाया था। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, 1916 में टर्मैन के द्वारा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के प्रकाशन के बाद ही IQ का प्रयोग प्रचलित हो पाया था। ठीक है, और 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्ध या संक्षेप में IQ के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम स्टर्न तथा कुहलमान के द्वारा। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किसकी अवधारणा से? द्रव बौद्धिकता और रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विविध सोच। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्यों? क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विविधतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नए ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। ठीक है, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके नियमों के अंतर्गत? ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संबंधी। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत दोस्तों वाइगोस्की ने दिया था। इनके अनुसार
भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित भी करती है और प्रभावित भी करती है, जबकि पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होता है या किसी भी संस्कृति या भाषा से प्रभावित नहीं होती है। यह पियाजे का मानना है। ठीक है, और यहां पर भाषा निर्धारित आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुमानी विधि का। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। इस कार्य में वह शिक्षण की अनुमानी या अन्वेषण विधि का उपयोग करता है। इस कार्य में वह शिक्षण की अनुमानी या अन्वेषण विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अनुमानी विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। याद रखिएगा, आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, अर्थात वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। ठीक है, जब दोस्तों समस्या कठिन होती है तथा समस्या का समाधान प्राप्त करना आसान नहीं होता है, तब इस विधि का प्रयोग करते हुए समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, अर्थात लैंगिकता का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। समाज की जैसी प्रकृति होती है, समाज में लिंग भूमिकाएं भी उसी प्रकार बनती हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके कुछ उदाहरण हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण हैं। उपलब्धि के आकलन को दोस्तों योगात्मक आकलन भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है उपलब्धि के आकलन की, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो याद रखिएगा, उपलब्धि के आकलन को योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है।
अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन बालकों को भी शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जैसे कि दृष्टिबाधित बालक, मूक बधिर बालक, अपवंचित बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंद बालक या इसी प्रकार के अन्य विशिष्ट प्रकार के बालक। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में इन सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ नियमित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की सामाजिक परिस्थिति में ये सभी अपना समायोजन कर सकें। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? 1992, 1995, 1999, 2016। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 16 दिसंबर 2016 को लागू किया गया था। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। याद रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सामान्य बच्चों के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। अर्थात कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक होते हैं, जिनके अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक एक ऐसी सार्वभौमिक शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें सभी प्रकार के बालक सहजतापूर्वक अधिगम करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान, समायोजन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान बोध। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सोच। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच या प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल चिंतन कहा जाता है। ठीक है, यह दोस्तों सबसे निम्न स्तर का चिंतन है जो प्रायः छोटे बच्चे, मंदबुद्धि व्यक्तियों और पशुओं में पाया जाता है। यह चिंतन किसी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित या पूर्व अवलोकित घटना पर आधारित होता है।
इस प्रकार के चिंतन में प्राणी अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विभेदी अनुदेशन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अपहरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अधिगम के मुख्यतः 6 चरण होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक अर्जन, दूसरा होता है उन्नत अर्जन, तीसरा होता है प्रवीणता, चौथा प्रतिपालन, पांचवा सामान्यीकरण और छठा समस्या समाधान। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं अन्योनाश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। देखिए दोस्तों, जजों के अनुसार संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही संज्ञान संवेग को प्रभावित करती है। ये दोनों स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रहकर मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरूपण। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यानी वह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, प्रतिरूपण विधि में दोस्तों बालक किसी प्रतिरूप के व्यवहारों का अवलोकनात्मक अधिगम करता है, अर्थात वह किसी प्रतिरूप व्यवहारों को देख करके सीखता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है चौकस, सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सतर्क। मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार सतर्कता को प्रस्तुत करता है, अर्थात वे किसी समस्या के प्रति पूर्णतः सतर्क होकर अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूप से विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझ करके अंतर्दृष्टि या फिर सूझ के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन है सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक। राइट आंसर हो जाएगा तार्किक। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, अर्थात वह समस्या पर तार्किक विचार करता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता प्रकार का कार्य। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता प्रकार का कार्य वह होता है जिसे बच्चे स्वयं अपने उपयोग के लिए करते हैं। ठीक है, साथ ही
उसमें उनकी रुचि भी होती है और उनके वास्तविक जीवन से संबंधित भी होती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या भरा जाएगा? गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन। राइट आंसर हो जाएगा गतिबोधक। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों के प्रयोग पर बल देती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।